हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे 25 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी वो सारी की सारी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आज प्रश्नोत्तर के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आज मैं आपको 2-3 टॉप प्रश्न पढ़ाऊंगा, 2-3 टॉप करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने प्रश्नोत्तर को के द्वारा आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हमने 2-3 टॉप करंट अफेयर्स पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो के पीडीएफ को लेने के लिए मैं आप सभी को हर दिन बताता हूं कि पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसके बाद हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज है 25 मई। 25 मई है आज, और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है वो अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के जो बच्चे गुम हो जाते हैं, जो उनकी तलाश के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि इसकी घोषणा कब करी थी। तो इसकी घोषणा 1983 में करी गई थी, 1983 में करी गई थी। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डोनाल्ड रीगन जो थे, उनके द्वारा इसकी घोषणा 1983 में करी गई थी। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी घोषणा 1983 में करी गई थी, लेकिन इसकी उस समय घोषणा अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में नहीं करी गई थी। मतलब जब इसकी घोषणा शुरू करी गई थी तो इसकी घोषणा इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के रूप में करी गई थी। लेकिन 2001 में इसका नाम परिवर्तित करके अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा तलाश बाल दिवस रख दिया गया था। इसका नाम इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में 2001 में नामित हुआ था। ठीक है, उससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इसके रूप में इसको मनाया जाता था। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका मुख्यालय है वर्जीनिया। तो ये बात आपने समझनी है। उसके बाद है एक और दिवस, आज एक नहीं बल्कि 2 दिवस है। दूसरा दिवस कौन सा है? विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे जो है वो भी आज ही के दिन मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इस दिवस को जो है 2008 में यूरोपीय और साथ में यूरोपीय और अमेरिकी दोनों ने मिलकर के इसको शुरुआत करी थी। ठीक है, यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकी थायराइड एसोसिएशन दोनों ने मिलकर के 2008 में इस दिवस को मनाने की घोषणा करी थी। साथ में देखिएगा कि थायराइड क्या होती है। पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि थायराइड जो है वो एक ग्रंथि है, जिसका जो आकार है वो तितली के जैसा होता है। इस थायराइड ग्रंथि का आकार, पहली बात तो हमने कर ली है इसके आकार के बारे में। अब बात करते हैं कि ये गर्दन के जो गला होता है, गर्दन के निचले हिस्से में होती है, और निचले हिस्से में होने के साथ ही इसमें ये एंडोक्राइन ग्रंथि में स्थित होती है। जो थायराइड ग्रंथि है, जो तितली के आकार की ग्रंथि है, ये एंडोक्राइन ग्रंथि के अंतर्गत होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो है वो थायराइड उत्तेजक हार्मोन बनाती है, जो कि शरीर की प्रोटीन उत्पादक एनर्जी और दूसरे हार्मोन से होने वाले जो संवेदनशीलता है, इस संवेदनशीलता को ही नियंत्रित करती है। एक बात और समझिएगा, जो थायराइड का जो पेशेंट होता है उसका वजन ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। उस पेशेंट का वजन जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। इसके लिए क्या करना है कि जो आप खाना खाते हैं, आप जो भोजन लेते हैं, उस भोजन में क्या करना है आपने कि सबसे पहले तो आयोडीन की मात्रा जो है वो पूरी रखनी है। दूसरी बात कि जो कच्चे सामान नहीं बल्कि कच्ची जो सब्जियां होती हैं उनको खाने पर नियंत्रण रखना है, कि ज्यादा उनका प्रयोग नहीं करना है। ये 2 बातें बताई जाती है आपको थायराइड में संबंधित। उसके बाद में बात करते, देखिएगा अब मैं बात करता हूं आपको टॉप करंट अफेयर की। अब यहां से मैं आपके सामने 2 प्रश्न रखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां से बहुत सी जानकारियां मैं आज को आपको देने वाला हूं। पहली बात यह है कि एशिया के दो सबसे अमीर जो व्यक्ति है वे दोनों के दोनों भारत देश के हैं। एशिया महाद्वीप के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, 2 टॉप व्यक्ति, वे दोनों के दोनों कौन से देश के हैं? दोनों के दोनों भारत के हैं। पहली बात करते हैं कि गौतम अडानी जो है वो एशिया में दूसरे स्थान पर है। गौतम अडानी जो है वे एशिया में दूसरे स्थान पर है। इससे पहले वे तीसरे स्थान पर थे, लेकिन उन्होंने चाइना देश के टाइकून झोंग शेनशेन को हराया है
संपत्ति के मामले में, और वो आ गए हैं कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ गए। अब देखिएगा चीन के जो झोंग है वे फरवरी तक, ये इसी साल 2021 के फरवरी महीने तक वे दूसरे नंबर पर थे। लेकिन जो गौतम अडानी है, मैं इनके बारे में पहले एक दिन वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मैंने उस दिन थोड़ा सा बताया था, अडानी समूह से संबंध रखते हैं ये। तो जो फरवरी 2021 है, जब तक ये तीसरे स्थान पर थे, लेकिन उसके बाद में ये जो है ये झोंग शैनशैन से भी ऊपर आ गए हैं, और अब झोंग शैनशैन जो है वे 3वें नंबर पर हो गए। अगर मैं विश्व की बात करूंगा तो विश्व की बाद में बात करूंगा, पहले मैं केवल भारतीयों के बारे में बताता हूं। अब ये तो हो गए दूसरे नंबर पर, लेकिन पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, वे जो एशिया महाद्वीप है उसमें पहले नंबर के अमीर व्यक्ति हैं। बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो उनकी कुल संपत्ति जो है वो $76.5 मिलियन है, $76.5 मिलियन है, ठीक है, जिससे वे दुनिया की बात करें। देखिएगा, अगर हम एशिया की बात करें तो पहले नंबर पर, अगर हम बात करें दुनिया की तो दुनिया में कौन से नंबर पे आ जाते हैं? 13वें नंबर पर। उसके बाद में देखिएगा विश्व में 13वें नंबर पर है मुकेश अंबानी, 14वें नंबर पर, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, अभी मैं एशिया की बात करना नहीं कर रहा हूं, विश्व में 14वें नंबर पर आते हैं गौतम अडानी, और 15वें नंबर पर विश्व में आते हैं झोंग शैनशैन। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने एशिया और विश्व दोनों के बारे में इन तीनों का जिक्र कर दिया है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि जो टॉप है, जो पूरे वर्ल्ड में है, जो पूरे विश्व में है, उनकी बात और कर लेते हैं कि टॉप 15 देखिएगा। ये जो है 21 मई को ब्लूमबर्ग इंडेक्स जो है, जो 21 मई को ब्लूमबर्ग इंडेक्स जो था उसने अपने रिपोर्ट पेश करी है। उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है वे कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस एक $189 मिलियन उनकी संपत्ति है। कहां के हैं? यूएस के हैं। दूसरे नंबर पर एलोन मस्क, उनकी 163 है। कहां के हैं? यूएस के हैं। तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड, वे कहां के हैं? फ्रांस के हैं, $162 बिलियन। उसके बाद में चौथे नंबर पर कौन है? बिल गेट्स, जो कभी विश्व में पहले नंबर पर हुआ करते थे, वही बिल गेट्स अब कौन से नंबर पर आ गए हैं? चौथे नंबर पर, $142 बिलियन की। कहां के हैं? यूएस के हैं। उसके बाद में देखिएगा 5वें नंबर पर कौन है? तो 5वें नंबर पर है मार्क जुकरबर्ग, यूएस के 119। मार्क जुकरबर्ग से प्रश्न एक याद आना चाहिए कि 2004 में फेसबुक की स्थापना किसने करी थी? मार्क जुकरबर्ग ने करी थी। उसके बाद में छठे नंबर पर कौन है? वॉरेन बफे। वॉरेन बफे $108 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। लैरी पेज, यूनाइटेड स्टेट्स, $106 बिलियन। उसके बाद में सर्गी ब्रिन 8 नंबर पर, 102 बिलियन। कहां के हैं? यूएस के हैं। उसके बाद में लैरी एलिसन 91.2 बिलियन। कहां के हैं? यूएस के। मतलब ऐसा समझिएगा कि टॉप 10 में पूरी तरह से कहां के देशों का कब्जा है? केवल यूनाइटेड स्टेट्स का। केवल एक तीसरे नंबर को छोड़ दे तो सारे के सारे जो है 11 नंबर तक सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स से संबंध रखते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये तो सारी 12 तक तो हमने बात करी। अब 13वें नंबर पर जो एशिया के पहले नंबर पर थे, एशिया के जो पहले नंबर पर थे मुकेश अंबानी, वो विश्व में कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के। जो एशिया में दूसरे नंबर के थे गौतम अडानी, वो विश्व में कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। जो एशिया में तीसरे नंबर के थे झोंग शैनशैन, वो विश्व में कौन से नंबर के हैं? विश्व में है वो 15वें नंबर के। तो ये बात आपने समझनी है कि जो लास्ट में मैंने दिखाए हैं आपको टॉप 15 में 13, 14, 15 के जो है वो एशिया महाद्वीप के हैं। 13, 14 नंबर पर भारत के हैं मुकेश अंबानी, और दूसरे आते हैं गौतम अडानी, और 15वें नंबर पर आते हैं झोंग शैनशैन। कहां के हैं? चाइना के हैं, ठीक है, वाटरमैन कहा जाता है इनको। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको यहां से बताई है, क्योंकि आपके यहां से प्रश्न आने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब एक और छोटा प्रश्न है कि 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार, 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? ये जीता है जेन गुडोल ने। जेन गुडोल ने ये पुरस्कार जीता है, जो मुख्य रूप से प्रकृतिवादी है, जो मुख्य रूप से फोटोग्राफर है, उन्होंने ये पुरस्कार जो है ये जीता है। अब बात करते हैं
कि 1960 के दशक में उन्होंने तंजानिया में चिंपांजियों पर अपने अध्ययन के लिए अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई थी। उन्हीं को ही अब चिंपांजियों पर उनके रखरखाव, उनकी प्रतिष्ठा के कारण ही उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, ये है आपके जो इन पुरस्कार से सम्मानित हुई है। बात कर लेते हैं पुरस्कार के बारे में। तो इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इस पुरस्कार की स्थापना 1972 में 1972 में हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। कब? 1972 में। बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो जॉन टेम्पल्टन जो है ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। बात कर लेते हैं पुरस्कार स्वरूप में इसे 1.1 मिलियन जो है धनराशि दी जाती है। उसके बाद में वर्तमान में फ्रांसिस कोलिंग द्वारा ये आयोजित किया गया। ये जो पुरस्कार है इसे किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसे फ्रांसिस कोलिंग द्वारा आयोजित किया गया। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बताया है कि ये पुरस्कार जिसे दिया गया, और उन्होंने तंजानिया में 1960 के दशक में मुख्य रूप से जो चिंपांजियों पर अध्ययन किया था उनके लिए ही ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट जानकारी। अब एक और टॉप करंट अफेयर आपके सामने आते हैं। एक और टॉप करंट देखिएगा, यहां से हमने अभी इससे पहले टॉप करंट अफेयर जो पढ़ी थी उसमें हमने वर्ल्ड के, विश्व के 15 टॉप 10, टॉप 15 व्यक्ति पढ़े थे। उसके बाद में आज हम पढ़ते हैं दोबारा से टॉप 10 खिलाड़ी, टॉप 10 व्यक्ति पहले पढ़े थे, अब टॉप 10 खिलाड़ी पढ़ेंगे जिन्होंने विश्व में पिछले वित्त वर्ष में, यानी कि ऐसे कहिएगा 1 मई 2020 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक पिछला जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ है, इस वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा कमाई करी है। तो इस कमाई को जो करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर पर कौन रहे? कोनोर मैकग्रेगर जो है ये आपको पता है कि एमएमए फाइट्स खेलते हैं, एमएमए चैंपियन रह चुके हैं और एमएमए फाइट्स खेलते हैं। इनका नाम है कोनोर मैकग्रेगर। कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। एमएमए खेल खेलते हैं। उसके बाद में एमएमए जो फाइट्स आती हैं आपने देखी होंगी, उन फाइट्स को खेलने वाले व्यक्ति जो है उनको दिया जाता है। उसके बाद में इनकी संपत्ति कुल पिछले वित्त वर्ष में इनकी जो कमाई रही वो कितनी रही? 180 मिलियन डॉलर। 180 मिलियन डॉलर जो है वो इनकी संपत्ति रही है। बात करते हैं इसके बारे में कि लियोनेल मेसी दूसरे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर तो रोनाल्डो, उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन थे? लियोनेल मेसी। कहां के हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनकी संपत्ति पिछले वित्त वर्ष में कितनी रही? पिछले वित्त वर्ष में 130 मिलियन डॉलर रही। और तीसरे नंबर पर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और 120 मिलियन डॉलर जो रही इनके पिछले वित्त वर्ष की पूरी कमाई रही है। तो ये तो मैंने आपके सामने टॉप 3 रखे हैं, लेकिन टॉप 3 नहीं बल्कि टॉप 10 पढ़ने हैं। तो 4 नंबर पर कौन रहे? 4 नंबर पर रहे हैं, आप देखिएगा यहां पर, तो 4 नंबर पर रहे हैं डोक प्रेस्कोट। कहां के हैं? अमेरिका के हैं। किस खेल से खेलते हैं? तो फुटबॉल के खिलाड़ी। उसके बाद में 107.5 मिलियन डॉलर इनकी कमाई रही है। 5वें नंबर पर कौन रहे? लेब्रॉन जेम्स। कहां के हैं? अमेरिका के हैं। कैसे खिलाड़ी, क्या खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल खेलते हैं। 96.5 मिलियन डॉलर इनकी संपत्ति रही है, पिछले एक वर्ष में इन्होंने कमाई है। 6ठे नंबर पर नेमार। कहां के हैं? ब्राजील के हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। कितनी कमाई रही? 95 मिलियन डॉलर। उसके बाद में 7 नंबर पर रोजर फेडरर, बहुत ही फेवरेट स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी जो कि टेनिस खेलते हैं, उनकी संपत्ति कितनी रही? पिछले एक साल में कितनी कमाई? 90 मिलियन डॉलर। उसके बाद में लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन से संबंध रखते हैं, F1 फॉर्मूला 1 रेस खेलते हैं और 82 मिलियन डॉलर उनकी संपत्ति रही। यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन जो है वे मर्सिडीज ड्राइवर हैं, और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी भी कौन है? लुइस हैमिल्टन है। 9वें नंबर पर कौन रहे? टॉम ब्रेडी। कहां के हैं? अमेरिका के हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। 76 मिलियन डॉलर पिछले एक साल में उन्होंने कमाई है। उसके बाद में केविन ड्यूरेंट कहां के हैं? अमेरिका के हैं। बास्केटबॉल खेलते हैं। 75 मिलियन डॉलर है। मतलब ऐसा समझिएगा
कि पहले जो टॉप 11 पढ़े थे उनमें 10 अमेरिकी थे पूरे वर्ल्ड में। अब कमाने वालों की अगर बात करें तो यहां भी देखिएगा अमेरिका, यहां भी अमेरिका, यहां भी अमेरिका, यहां भी अमेरिका, मतलब 4 खिलाड़ी ये अमेरिका के हैं। तो कुल 10 खिलाड़ियों में 4 खिलाड़ी यहां भी कहां के आ गए हैं, अमेरिका के आ गए हैं। तो ये सारी 2 टॉप करंट अफेयर मैं आपको यहां आज की वीडियो से दे चुका हूं। उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के सीईओ कौन रहे हैं, सीईओ कौन बने हैं, तो यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो यहां से बने हैं अब राजेश बंसल। उन्होंने उनके बारे में बात करें तो इससे पहले वे तकनीक, वित्तीय समावेश और अगर बात करें भुगतान प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर चुके थे, लेकिन अब वे आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ बना दिए गए हैं। उसके बाद में देखिएगा आरबीआई, तो आरबीआई के बने हैं, तो ये आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, पूर्व आईएएस अधिकारी शक्तिकांत दास जो हैं वे इसके गवर्नर हैं। और अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी है। तो ये सारी बातें यहां से जानी है। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत ने समुद्री मुद्दों और सैन्य सहयोग के लिए, समुद्री मुद्दे और सैन्य सहयोग जो होते हैं उनके लिए समझौतों का नवीनीकरण किया है। समझौतों के नवीनीकरण का मतलब समझिएगा पहले कि समझौतों के नवीनीकरण का मतलब ये होता है कि पहले समझौते किए हुए हैं उन्हीं समझौतों को दोबारा से हस्ताक्षर हुए तो उसे कहते हैं समझौतों का नवीनीकरण करना, कि दोबारा से उन पर हस्ताक्षर करना। 2018 में ये पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइन किए थे जब वो ओमान की यात्रा पर थे। कोरोना से पहले वो यात्राएं करते थे विदेशों की, जब वो ओमान की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये समझौता किया था। लेकिन अब ओमान देश के साथ भारत ने उसी समझौते को नवीनीकरण कर लिया है, उसी समझौते को दोबारा से शुरू कर लिया है। बात करता हूं यहां से कि इससे होगा क्या, कि इससे जो द्विपक्षीय समझौते हैं उनको मजबूती मिलेगी। द्विपक्षीय समझौते जो हैं उनको मजबूती मिलेगी। द्विपक्षीय का मतलब है कि 2 पक्षों के बीच में, भारत और ओमान के बीच में जो समझौते होते हैं उनको मजबूती मिलने का काम करेगा। बात करते हैं, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ओमान यात्रा करी थी तो उस समय हमने कर लिया था उन्होंने इस समय ये समझौता कर लिया था। बात कर लेते हैं कि इस समझौते से क्या होगा, कि जो चीन देश है जो कि हिंद महासागर में अपने पैर फैला रहा है, जो चीन देश है वो अपने पैर हिंद महासागर में फैला रहा है, इसके कारण, इस समझौते के कारण उसके बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा कदम के रूप में देखा गया है, कि भारत ने उसके खिलाफ काम करने के लिए ये कदम उठाया है, ऐसा माना गया है। ठीक है, उसके बाद में बात की ओमान देश है जिसके बारे में मैंने बताया था, सऊदी अरबिया है, इसके बाद में यूनाइटेड एमिरेट्स होता है, ये सारा ओमान के बारे में था। ठीक है, अब ओमान के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी और तो देखिएगा। भारत और ओमान जो देश है इनके बीच में सैन्य अभ्यास होते हैं। भारत और ओमान के बीच में 2 प्रमुख रूप से सैन्य अभ्यास होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला आता है अल नागा, जो कि भारत और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास। दूसरा कौन सा है कि नसीम अल बहर जो है वो भी भारतीय नौसेना और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है। देखिएगा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास और संयुक्त सैन्य अभ्यास का मतलब क्या है कि ये केवल और केवल नौसेनाओं के बीच में होता है, ये केवल नौसेनाओं के बीच में होता है। और आपसे कहा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का मतलब यह है कि इसमें देश की तीनों सेनाएं भाग लेती है। तो यहां केवल नेवी लेती है भाग, और इसमें हमारे देश की तीनों सेनाएं, संयुक्त सैन्य अभ्यास का मतलब ये होता है कि सभी सेनाएं मिलकर के उसका अभ्यास को पूर्ण करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि ओमान के साथ में हुआ है तो ओमान के सुल्तान कौन है, सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सईद। हैथम बिन तारिक अल सईद जो है वे ओमान के सुल्तान है। राजधानी कहां पे है, मस्कट में है, और मुद्रा कौन सी है, ओमानी रियाल जो है वो ओमान की वर्तमान में मुद्रा है। तो ये सारी बातें हमने ओमान के बारे में भी पढ़ ली है।
अब यहां से देखिएगा, आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। अब इतने प्रश्न पढ़ने के बाद एक प्रश्न आप लोग तैयार करके भेजते हैं, वो क्या है कि ला लीगा खिताब जो है, ला लीगा जो खिताब है ये किसने जीता है, कौन से देश की टीम ने जीता है या कौन सी टीम ने जीता है। तो इसका जवाब जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है। जिसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं अगला, आज कल का प्रश्न। कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 मई को, यानी कि 23 मई को अंतरराष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि मैंने आपको पिछले प्रश्न से दी है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है कि विजन लाइफ इनकम प्लस योजना, विजन लाइफ इनकम प्लस एक योजना है। ये योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई। तो ये योजना जो है ये आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ के द्वारा शुरू करी गई है। और ये क्या है, तो ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ है ये आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली ही एक संस्था है, एक सहायक कंपनी है। ये बात आपने समझनी है। मतलब मूल रूप से आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो है इसी के अधीन आने वाली कंपनी ने ये शुरू करी है ये योजना, जिसका नाम है विजन लाइफ इनकम प्लस योजना। उसका बाद में देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो पॉलिसी धारक होते हैं, जो पॉलिसी धारक होते हैं उन सभी धारकों को लचीले बोनस भुगतान और साथ ही गारंटी के साथ नियमित आय प्रदान करना, नियमित आय जो है वो उनको प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन यहां से देखिएगा कि ये शुरू करी है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। लेकिन इसने 2000 में स्थापना होने के बाद भी अपना जो कार्य आरंभ किया था वो कब किया था, 2001 में अपना काम आरंभ किया था। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी, और अगर हम इसके सीईओ की बात करें तो कौन है, कमलेश राव। एमडी सीईओ कौन है, कमलेश राव है। तो ये सारी बातें थी जो इस प्रश्न की हमारे यहां से समाप्त होती है। और एक प्रश्न समाप्त होते ही आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि ओएनजीसी बेंगलुरु पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने कि ओएनजीसी बेंगलुरु पेट्रोकेमिकल्स का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये कर लिया है मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने। मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसका अधिग्रहण जो है वो कर लिया गया है। इसके बारे में देखिएगा कि 20 मई को इसके 100% शेयरों को एमआरपीएल ने अधिग्रहण कर लिया। लेकिन इसका जो शुरुआत थी वो इसकी शुरुआत तो अक्टूबर 2020 से ही हो गई थी। अक्टूबर 2020 में पहली बार शेयर खरीदे, उसके बाद में अभी तक आते आते पूरे शेयरों को अपने अधिग्रहण में कर लिया है। तो ये सारी जानकारियां थी जो इस प्रश्न से मैंने आपको बताई है। अब देखिएगा, अगर हम ओएनजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 2006 में, जिसका अधिग्रहण किसने कर लिया है, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने। मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। लेकिन मार्च 2003 में ओएनजीसी द्वारा इसे भी अधिग्रहित कर लिया गया था। मुख्यालय कहां है, मंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष कौन है, सुभाष कुमार है। प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन है, तो एम वेंकटेश जो है वे इसके एमडी है, प्रबंध निदेशक है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमने यहां से दी है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धा इन गांधार एक पुस्तक लिखी गई है। क्योंकि आपके जो एग्जाम है, आपके एग्जाम्स में बुक्स से संबंधित प्रश्न भी एक आता है। बुक्स से संबंधित प्रश्न जो है वो भी आपके एग्जाम्स में 1-2 प्रश्न आते हैं। और अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो यहां से देखिएगा कि बुद्धा इन गांधार पुस्तक जो है किसने लिखी है, सुनीता देवी ने लिखी है। लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन कौन करेगा, तो रूपा प्रकाशन द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। यह पुस्तक क्या होगी, मुख्य रूप से गांधार के प्राचीन बौद्ध शहरों की कहानी है। जो गांधार शैली में जो प्राचीन बौद्ध शहर थे उनकी कहानी है। और ये उस समय की कहानी है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान तक का हिस्सा भारत का हुआ करता था। जब पाकिस्तान से अफगानिस्तान से जितना भी हिस्सा है वो एक हुआ करता था। ये इस किताब में ये सारी उस समय की कहानियां संकलित करी गई है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।
उसके बाद एक प्रश्न और भी है कि क्ले कोर्ट जिनेवा ओपन खिताब, क्ले कोर्ट जिनेवा ओपन खिताब जो है ये किसने जीता है? तो देखिएगा ये जीता है कैस्पर रूड ने। कैस्पर रूड ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्ले कोर्ट जिनेवा खिताब ओपन खिताब जो है ये जीत लिया है। इस खिताब को जीतने के बाद अगर मैं कैस्पर रूड की बात करूं तो उनकी रैंकिंग कितनी हो जाएगी? इस खिताब को जीतने के बाद जो उनकी रैंकिंग है वो कितने नंबर की हो जाएगी? 16 नंबर की हो जाएगी। उसके बाद में देखिएगा इससे पहले 2020 में भी उन्होंने अर्जेंटीना ओपन खिताब जीत लिया था, अर्जेंटीना ओपन खिताब। और अगर मैं बात करूं उप विजेता कौन रहे, यानी कि किसको हरा करके, जो कैस्पर रूड है ये किसको हरा करके जीते हैं, तो इन्होंने डेनिस शापोवालोव को हरा करके इन्होंने ये पदक जो है अपने नाम किया है। और इसके बाद वे 16वें स्थान पर रैंकिंग में पहुंच गए हैं। तो ये जानकारियां थी। उम्मीद है करंट अफेयर्स की सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें। साथ में इसका इन सारे का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से आप इन सब के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐसे ही साथ बने रहिएगा, धीरे धीरे ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लासेस हर दिन आपको मिलती रहेगी। बस आपसे निवेदन है आप अपने दोस्तों को जोड़े ताकि हम सब मिलकर के लाइव पढ़ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।